राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ा तो उसने हर बार की तरह एक नई कहानी शुरू कर दी। बेताल कहानी सुनाते ही यह विक्रमादित्य से कहता है, कुसुमपुर नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। ब्राह्मण के परिवार में 4 बेटे और उसकी पत्नी थी। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ सुखी सुखी जीवन बिता रहा था। एक दिन अचानक ब्राह्मण बीमार हो गया और उसकी हालात दिन ब दिन खराब होती चली गई। सेहत में सुधार न होने के कारण एक दिन ब्राह्मण की मौत हो गई। ब्राह्मण की मौत के दुख में उसकी पत्नी भी सती हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की मौत के बाद उनके रिश्तेदारों ने 4 लड़कों को अकेला देख उनका सारा धन छीन लिया। पूरी तरह से कंगाल होने पर चारों भाई अपने नाना के यहाँ रहने चले गए। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चला। बाद में नाना के घर में भी ब्राह्मण के चारों बेटों के साथ बुरा व्यवहार किया जाने लगा। इस स्थिति को देखते हुए चारों भाइयों ने निश्चय किया कि उन्हें कोई विद्या ग्रहण करनी चाहिए ताकि लोग उनके माता पिता की तरह ही उनका भी सम्मान करें। यह सोचकर चारों भाई चारों दिशाओं में अलग अलग चल दिए। चारों भाइयों ने घोर तपस्या की और फलस्वरूप कुछ विशेष विद्याएं हासिल की। जब चारों भाई काफी समय बाद मिले तो उन्होंने एक दूसरे को खुद के द्वारा हासिल की गई विद्या के बारे में बताया। एक ने कहा, मैं मरे हुए जीव की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं मांस पर खाल और बाल बना सकता हूँ। तीसरे भाई ने कहा, मैं मरे हुए जीव के सभी अंगों का निर्माण कर सकता हूँ। और चौथे ने कहा, मैं मरे हुए जीव में जान फूंक सकता हूँ। सभी ने बारी बारी हासिल की गई विद्या का गुणगान किया और एक दूसरे की विद्या की परीक्षा लेने के लिए जंगल पहुंच गए। जंगल में उन्हें एक मरे हुए शेर की हड्डियां मिली। उन्होंने बिना जाने कि यह किस जीव की हड्डियां हैं, उन्हें उठा लिया। पहले ने अपनी विद्या से उन हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया। दूसरे ने उस पर खाल और बाल पैदा कर दिए। तीसरे ने उस जीव के सभी अंगों का निर्माण कर दिया। अंत में चौथे ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में जान फूंक दी। शेर जीवित होते ही चारों भाइयों को मारकर खा गया। इतना कहानी सुनाते हुए बेताल बोला, बता विक्रम, इन 4 पढ़े लिखे मूर्ख में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? विक्रम ने जवाब देते हुए, इन 4 मूर्ख में सबसे बड़ा मूर्ख चौथा भाई था, जिसने शेर जिसने शेर में जान फूंकी। वजह यह है कि अन्य ने बिना जाने ही शेर के शरीर का निर्माण किया। उन्हें पता नहीं था कि वह किस जीव का निर्माण कर रहे। वहीं चौथे को अपनी तरह से अच्छी तरह से पता था और पता चल चुका था कि यह शेर का ही शरीर है, निर्माण होने से दिख रहा है। इसके बावजूद उसने शेर के शरीर में जान डाल दी। यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता का प्रमाण है। विक्रम का जवाब सुनकर बेताल बोला, विक्रम, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन तूने मेरी शर्त शायद तोड़ दी। मैंने कहा था कि अगर तू बोला तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, इसीलिए तू बोला और मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर से वहीं पेड़ पर जाकर लटक जाता है। इसी के साथ 4 मूर्ख विक्रम बेताल दोस्तों की मूर्खता से पता चलता है कि हमें बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन विक्रम फुर्ती के साथ दौड़ करके
उस बेताल को पकड़ लेते हैं और कंधे पर लाद करके चलने लगते हैं। जब विक्रम कुछ नहीं बोला तो बेताल ने फिर कहा, बता विक्रम, प्रेम में अंधा कौन था? बेताल के बार बार पूछने पर विक्रम ने कहा कि नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा और मैं जो अगली कहानी सुनाऊंगा। इसलिए दोस्तों वह फिर से उसे दौड़ करके पकड़ लेते हैं और इस बार भी वह एक नई कहानी सुना शुरू करता है। कहानी जो इस प्रकार है। रात के अंधेरे और घने जंगल में कुछ देर भटकने के बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को अपनी पकड़ में ले लिया। बेताल ने हर बार की तरह कहानी सुनाने और सवालों का सिलसिला जारी रखा। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, मिथिलावती नाम का एक नगर था। वहां गुणधिप नाम के राजा का शासन चलता था। राजा से मिलने के लिए रोजाना दूर दूर से लोग आया करते थे। एक बार उनसे मिलने और उनकी सेवा करने के लिए किसी राज्य से एक युवक आया। युवक ने राजा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो राजा से मिल नहीं पाया। अपने साथ युवक जो भी सामान लाया था वो सब भी खत्म हो गया था। एक दिन की बात है, जब राजा शिकार के लिए जंगल जाते हैं, युवक भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। जंगल इतना घना था कि राजा से उनके नौकर चाकर बिछड़ जाते हैं। बस राजा और युवक साथ रह जाते हैं। जब राजा जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो युवक उन्हें रोकता है। राजा उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? युवक जवाब देता है, राजन, यह मेरा कर्म दोष है। मैं कई राजाओं के पास रहा हूँ जो हजारों लोगों को पालता है, लेकिन उनकी नजर कभी मुझ पर नहीं पड़ी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए युवक कहता है, राजन, 6 बातें इंसान को कमजोर बनाती है। गलत व्यक्ति से प्रेम, बिना कारण हंसना, स्त्री से बहस करना, बुरे स्वामी के लिए काम करना, गधे पर सवारी और संस्कृत के बिना भाषा। इसके अलावा 5 चीजें, वायु, कर्म, धन, विद्या और यश, व्यक्ति के जन्म के साथ ही विधाता उनके नसीब में लिख देता है। जब कोई पुण्य करता है तब तक उसके पास सेवन करने के लिए बहुत से दास होते हैं। जब पुण्य कम हो जाता है तो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। लेकिन राजन, स्वामी की सेवा का फल किसी ना किसी दिन जरूर मिलता है। युवक की इन बातों का राजा पर बहुत असर हुआ। थोड़ी देर बाद दोनों नगर को लौट आए। राजा इस उस युवक को नौकरी पर रख लेते हैं। कुछ दिन के बाद युवक किसी काम से बाहर जाता है। उसे रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है। वह अंदर जाता है और वहां स्थापित देवी की पूजा करता है। फिर वह बाहर आता है तो उसे वहां एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। युवक उस स्त्री पर मोहित हो जाता है। वह स्त्री युवक से कहती है, तुम पहले इस कुंड के पानी से स्नान करो, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। स्त्री की बातें सुनकर युवक कुंड में उतरकर गोता लगाता है। गोता लगाते ही वह अपने नगर पहुंच जाता है। फिर वह राजा से मिलकर सारी बात बताता है। युवक की बात सुनकर राजा बोलते हैं, मुझे भी वहां ले चलो, मैं भी यह चमत्कार देखना चाहता हूँ। फिर दोनों घोड़े पर बैठकर मंदिर की ओर चल देते हैं। मंदिर पहुंचकर वो दर्शन करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहां एक स्त्री मिलती है जो राजा पर मोहित हो जाती है। स्त्री राजा से कहती है, आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। यह सुनकर राजा कहता है, तुम इस सेवक से शादी कर लो। राजा की बात सुनकर स्त्री कहती है, मुझे तो आप पसंद हैं, मुझे तो आप पसंद हो। फिर राजा उस स्त्री से कहते हैं, सज्जन इंसान जो कहता है उस बात को निभाता भी है, इसीलिए तुम्हें अपनी बात का पालन करना चाहिए। फिर उस स्त्री और युवक का विवाह हो जाता है।
इस कहानी को सुनाने के बाद बेताल बोलता है, हे राजन, अब बताओ कि राजा और सेवक किसका काम बड़ा हुआ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, नौकर का काम बड़ा हुआ। बेताल पूछता है कि कैसे। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, उपकार करना एक राजा का धर्म होता है, लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया है, तो युवक का काम बड़ा हुआ। राजा का जवाब सुनने के बाद बेताल उड़कर फिर से जंगल के किसी पेड़ पर जाकर लटक जाता है। क्या दोस्तों इस बार राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ पाएंगे? अगर बेताल को पकड़ पाएंगे तो क्या वो कोई नई कहानी सुनाएगा या राजा विक्रमादित्य का मकसद पूरा होगा? सुनते हैं अगले कहानी में।